आज की ये कहानी कोई मर्डर मिस्ट्री की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी किडनैपिंग की कहानी जिसमें 6 साल पहले एक 13 साल की बच्ची गायब होती है। जिसके बाद परिवार के लोग ये आरोप लगाते हैं कि उनकी बच्ची का किडनैप हुआ है। पुलिस इस केस की तफ्तीश करती और पुलिस को पता चलता है कि वाकई में इस बच्ची का किडनैप किया गया है। लेकिन इन 6 सालों में काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बावजूद पुलिस को ना तो वो बच्ची मिलती और ना ही किडनैपर का कुछ पता चलता है, जबकि किडनैपर कौन है इसके बारे में पुलिस को मालूम होता है। 6 साल के बाद आखिर ऐसा क्या होता है कि पुलिस उस किडनैपर तक पहुंचती और बच्ची को बरामद करती है। लेकिन इन 6 सालों में क्या बदलाव हुए, उस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें इस कहानी में। कहानी आज से कुछ साल पहले साल 2015 की है। साल 2015 की 26 जून की तारीख थी और इसी तारीख को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एक लोकेलिटी से, जहां एक स्कूल था, इसी स्कूल में पढ़ने वाली एक 13 साल की बच्ची अचानक गायब हो जाती है। जिसके बाद परिवार के लोग उसका इंतज़ार करते हैं। स्कूल के ख़त्म होने के टाइम जब वो घर वापस नहीं लौटती तो वो परेशान होते हैं। स्कूल में जाकर उसकी जानकारी लेते हैं, लेकिन वो हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि ना तो बच्ची स्कूल में थी और ना ही स्कूल के किसी स्टाफ को उसके बारे में पता था, और ना ही बच्ची शाम गुजरने के बावजूद घर पहुंची। जिसके बाद वो थाने जाते हैं। थाने जाकर अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। क्योंकि ये एक नाबालिग का मामला था तो पुलिस ने किडनैपिंग की धारा लगाकर इस मामले को दर्ज किया और साथ ही इस बच्ची की तलाश करना शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा जब शुरुआती तफ्तीश की गई तो पुलिस को ये पता चलता है कि असल में वो बच्ची अपने घर से कुछ 40 से 50 हज़ार का सोना और कुछ कैश लेकर गायब हुई है। जिसके बाद पुलिस को ये पता चलता है कि जिस स्कूल में ये बच्ची पढ़ती उसी स्कूल का एक टीचर है जिसका नाम तिरुपति राव है, वो भी गायब है। पुलिस जब इन दोनों की तफ्तीश करती है, इनके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करती है, तो पुलिस को यह समझ में आता है कि ये बच्ची किडनैप नहीं की गई है, बल्कि अपनी रजामंदी के साथ गई है। लेकिन यहाँ पर मामला कानून का था, और कानून में जब बच्ची 13 साल की है या माइनर है तो उसकी रजामंदी कोई मायने नहीं रखती। वो मामला किडनैपिंग का ही माना जाता है। जिसके बाद पुलिस अब तिरुपति राव के बारे में जानकारी निकालती है तो पता ये चलता है कि ये एक व्यक्ति है जो उसी स्कूल में टीचर है और ये शादीशुदा है। पुलिस उसके परिवार से जाकर मिलती है तो परिवार से जो जानकारी इसके बारे में निकल कर आती है वो ये होती है कि असल में तिरुपति राव शादीशुदा तो है, उसके बच्चे भी थे, लेकिन कुछ साल पहले ही ये दोनों अलग हो चुके हैं। यानी इस वक्त जब वो इस लड़की को लेकर फरार हुआ था उस वक्त तिरुपति राव का कोई भी परिवार नहीं था, वो अकेले रहा करता था। जिसके बाद पुलिस के द्वारा काफ़ी कोशिश की जाती है, लेकिन ना तो बच्ची मिलती है और ना ही इस तिरुपति राव का कोई पता चलता है। ये मामला इसी तरीके से रहता है, साल गुजर जाता है। जिसके बाद साल 2016 में जो आला अफसरान होते हैं वो इस केस पर जो अपॉइंट ऑफिसर होता है उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ट्रांसफ़र करने के पीछे का जो कारण बताया गया वो यही कि इस केस को सॉल्व ना कर पाना, इस केस में शायद कोई कोताही बरती गई जिसकी वजह से इस केस को नहीं सॉल्व कर पाया गया। इस वजह से उस ऑफिसर का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर परिवार के लोग ये इंतज़ार करते हैं कि शायद पुलिस उनकी बेटी को उन तक वापस पहुंचा दे, लेकिन इन सारी कार्रवाई के बावजूद ना तो उनकी बेटी का कुछ पता चला और ना उस किडनैपर का। पुलिस अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन शायद वो कोशिश नहीं हो रही थी जो एक 13 साल की बच्ची के गायब होने पे की जानी चाहिए थी। अब वो जो परिवार था वो हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट जाकर वो इस मामले में अपील करता है कि इस केस को पुलिस से हटाकर सीबीसीआईडी को दे दिया जाए। जिसके बाद अदालत इस केस को सीबीसीआईडी को सौंप देती है। सीबीसीआईडी भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है और सालों गुजर जाते हैं, लेकिन इस मामले में सीबीसीआईडी को भी कोई कामयाबी नहीं मिलती। ना तो उस बच्ची का कोई पता चला और ना ही किडनैपर का, जबकि सीबीसीआईडी ने भी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिशें की। जब ये मामला गुजरता चला गया तो धीरे धीरे साल दर साल गुजरने के बाद भी जब परिवार को उनकी बेटी नहीं मिली तो वो काफ़ी परेशान हुए और दोबारा से
पुलिस के आला अफसरान से जाकर मुलाकात की और इस केस में तेज़ी बरतने को कहा गया। आला अफसरान भी इस केस को एक स्पेशल टीम को देते हैं, जिसमें जो इलाके के एसपी होते हैं वो एक टीम गठित करते हैं, जिसके मेन आईओ रखे जाते हैं मोहम्मद इश्तियाक। मोहम्मद इश्तियाक ये उस इलाके के इंस्पेक्टर थे जिनको ये केस सौंपा जाता है। अब वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो सबसे पहले उस स्कूल में जाते हैं जिस स्कूल में ये टीचर पढ़ाया करता था। वहाँ जाकर उसकी सारी रसीदें देखती हैं, जो सैलरी स्लिप होती है उसे चेक करते हैं। इस चेकिंग के दौरान उन्हें तिरुपति राव का पैन कार्ड नंबर मिल जाता है। इस पैन कार्ड नंबर के ज़रिए पुलिस अब तिरुपति राव के बैंक अकाउंट की डिटेल को खंगालना शुरू करती है। उन्हें पता भी चलता है कि इसका फला बैंक में एक अकाउंट है। उसकी जांच जब की जा रही थी तो पता ये चला कि इसका जो ट्रांजैक्शन है वो एक अलग अलग स्टेट से किया जा रहा है। यानी सबसे पहले जब पुलिस के द्वारा चेक किया गया तो पता ये चला कि आज से लगभग साल भर पहले जो पहला ट्रांजैक्शन हुआ वो दिल्ली से किया गया है। दिल्ली से इस तिरुपति राव ने कुछ ट्रांजैक्शन किया जिसके बारे में पुलिस को पता चला, तो पुलिस अब फैसला करती है कि वो शायद दिल्ली में हो। वो पुलिस की ये सोच होती है कि शायद वो यहाँ से भागकर दिल्ली चला गया हो। लेकिन जब और डिटेल्स निकालती है तो पता ये चलता है कि ये सिर्फ दिल्ली से नहीं, बल्कि दिल्ली से कुछ वक्त के बाद ये हरियाणा से ट्रांजैक्शन करता है, गुजरात के अहमदाबाद से जाकर ट्रांजैक्शन करता है। यानी ये भारत के अलग अलग स्टेट से जाकर अपने बैंक अकाउंट से निकासी करता है। तो पुलिस को ये पता चला कि ये कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है जहाँ पर ये मौजूद है, बल्कि ये भारत के अलग अलग कोने में जाकर रह रहा है, छिप रहा है, पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान पुलिस जब ये चेक करती है कि इसका आखिरी ट्रांजैक्शन किस स्टेट से किया गया है, तो पता ये चला कि राजस्थान के एक इलाके से जिसका नाम योगी घट्टा है, इसी इलाके से इसका आखिरी ट्रांजैक्शन हुआ है। पुलिस की टीम, जो आंध्र प्रदेश की पुलिस की टीम थी, वो फ़ौरन राजस्थान के लिए रवाना होती है। वहाँ जाकर जिस एटीएम कार्ड से, जिस बैंक से इसका अकाउंट अटैच था, वहाँ जाकर इस अकाउंट की डिटेल निकालती है और जो आखिरी ट्रांजैक्शन जिस एटीएम से किया गया था उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। इस फुटेज को खंगालने के दौरान पुलिस को उसका हुलिया नज़र आता है, जिसके बाद आसपास के लोगों से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जाती है। इस पूछताछ में पुलिस को तिरुपति राव के बारे में कुछ जानकारी मिलती है और वो जानकारी ये थी कि इसी योगी घट्टा इलाके में एक कॉलोनी, जिस कॉलोनी के एक मकान पर किराए पर ये तिरुपति राव और इसकी पत्नी रहती हैं। पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिली वो फ़ौरन उस मकान पर धावा बोलते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं तो पता ये चलता है कि जो तिरुपति राव वो वहाँ पर मौजूद है और साथ ही उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे मौजूद हैं। पुलिस के द्वारा तिरुपति राव को गिरफ्तार किया जाता है और जब उसकी पत्नी पर नज़र डाली जाती है तो पता ये चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही 13 साल की बच्ची थी जिसको वर्गला कर या उसको अपने साथ लेकर यहाँ पर रह रहा था, जिसका किडनैप किया गया था। पुलिस ये भी देखती है कि इस वक्त इन 6 सालों में इस बच्ची की जो परिस्थिति थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। यानी जो इसकी सेहत थी वो काफ़ी ख़राब थी और साथ ही वो 2 बच्चे की माँ बन चुकी थी। पुलिस के द्वारा तिरुपति राव को गिरफ्तार किया जाता है और उसकी पत्नी, जो कि 13 साल की जो बच्ची थी जिसका किडनैप हुआ था, उसे माँ बाप के हवाले किया जाता है। और ये जो सिचुएशन थी, जिस वक्त पुलिस इस केस को सॉल्व करके बच्ची को माँ बाप के हवाले कर रही थी, तो बताया जा रहा था कि इस वक्त पुलिस भी काफ़ी उत्साहित थी, इमोशनल थी और साथ ही परिवार के लोगों के आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। पुलिस इस केस को सॉल्व करके काफ़ी सुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि 6 साल पहले एक 13 साल की बच्ची का किडनैप हुआ। इन 6 सालों में माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती रही होगी, क्या बीतती रही होगी, एक एक दिन वो किस तकलीफ़ में काटते रहे होंगे, ये किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, आप महसूस कर सकते हैं। और वो खुशी भी महसूस करनी चाहिए जब उनकी बच्ची उनके हवाले की जा रही थी और उनकी आंखों में उस वक्त खुशी के आंसू भी थे और साथ ही इस बात का अफसोस भी था कि उनकी बच्ची की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। यानी उसकी सेहत काफ़ी डाउन थी, लेकिन अब वो अपनी माँ बाप के पास थी। अब माँ बाप उसका ख्याल करेंगे तो शायद उसकी स्थिति और जो उसकी सेहत है वो ठीक हो चुकी होगी। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।